नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सीईटी का जो 12th लेवल है उसकी 2024 की परीक्षा हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो विकल्प है उनको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो राजस्थान की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। चार विकल्प है आपके सामने जिसमें आपको बताना है कि कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। सबसे पहला देखिए कि रवि धन इंद्र क्या बना हुआ है, रविंद्र बना हुआ है। दूसरा अगर मैं विकल्प की बात करूं तो तथा धन एव क्या बना हुआ है, तथेव बना हुआ है। तीसरा विकल्प है निधन रोग क्या बना हुआ है, निरोग बना हुआ है। चौथा हमारा महत्वपूर्ण विकल्प है मन धन ताप क्या बना हुआ है, मनस्ताप बना हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा विकल्प है उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, ई और ई मिलकर क्या बनता है भाई, ई बनता है। बड़े ई की मात्रा आनी चाहिए और यहां हमारी किसकी मात्रा आ रही है, छोटी मात्रा आ रही है। तो रविधन इंद्र का जो शुद्ध संधि शब्द बनेगा वह बनेगा रविंद्र बनेगा और यही हमारा जो विकल्प है वह गलत है। तो रविधन इंद्र क्या बनेगा भाई, रविंद्र बनेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए तथा धन एव क्या बन गया, तथेव। संधि अगर आपसे पूछे तथा धन एव, संधि कौन सी हो रही है हमारी, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि स्वर संधि। तीसरा ऑप्शन देखिए हमारा निधन रोग क्या बन गया, निरोग। और संधि अगर आपसे पूछे तो कौन सी हो रही है हमारी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो रही है, विसर्ग संधि का यहां प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा मन धन ताप से क्या बन गया, मनस्ताप। संधि अगर आपसे पूछे तो विसर्ग संधि का यहां प्रयोग हुआ है। तो पहला जो सवाल उसमें कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, रवि धन इंद्र बनेगा, रविंद्र बनेगा। और जो संधि होगी वो होगी हमारी दीर्घ स्वरे संधि। अगर आपसे पूछे संधि अगर आपसे पूछे तो याद रखना भाई दीर्घ स्वरे संधि। तो पहला ये ऑप्शन हमारा गलत है जिसको हमें अलग करना था, रविंद्र हो गया। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल। अयादी संधि में एक के बदले क्या होगा। अयादी संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अयादी संधि में यहां पूछा है कि ए के बदले क्या होगा। चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है जिसमें सबसे पहले ए, उसके बाद में ऐ, औ और उसके बाद में क्या आता है भाई, औ आता है। इन चार स्वर के सामने अगर असमान स्वर का आगमन होता है, असमान स्वर का आगमन होता है, या हम कह सकते हैं कि अन्य स्वर का क्या हो भाई, आगमन हो, तो इनमें कुछ परिवर्तन होता है और वही संधि बनती है हमारी अयादी संधि बनती है। क्या परिवर्तन होगा, देखिए ए के सामने अगर अन्य किसी प्रकार असमान स्वर का आगमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का क्या बन जाएगा, आय। क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं आपसे कि ए के बाद में अगर असमान स्वर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, आय। ओ की अगर मैं बात करूं, ओ के सामने अगर असमान स्वर का आगमन हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा, औ। और आओ की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा भाई, आओ बन जाएगा। तो देखिए हमारा जो दूसरा विकल्प है, दूसरा जो सवाल है उसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा कि एक के बदले क्या हो जाएगा, एक के बदले अगर अन्य स्वर का असमान स्वर का आगमन हो रहा है तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। वो यही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। रसो उत्पत्ति शब्द संधि से बना है तो जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। जो रसो उत्पत्ति शब्द दे रखा है हमारे यहां पर, रसोपति, इस शब्द में कौन से दो संधि शब्दों का यहां प्रयोग हुआ है, दो स्वरों का यहां प्रयोग हुआ है, उनको हमें देखना है। यहां पर रसो उत्पत्ति में देखिए रसधन उत्पत्ति क्या हो जाएगा इसमें, रसधन उत्पत्ति, रसो उत्पत्ति बन रहा है। अब देखिए आप लोग समय क्या मिला हो भाई, ए और सामने क्या हमारा ऊ है, तो ए और ऊ
का प्रयोग हो रहा है और रसोत्पत्ति शब्द बन रहा है, तो कहाँ है हमारा ए और उ? कौन सा विकल्प सही हुआ? हमारा चौथा विकल्प सही हुआ। संधि का अगर नाम भी पूछे आपसे, रसोत्पत्ति में संधि आपसे पूछ ले, तो मैं याद रखना है भाई, गुणे स्वरे संधि। कौन सी संधि का यह प्रयोग हो रहा है? गुणे स्वरे संधि। तो रसोत्पत्ति में ए धन उ का यहां पर क्या हो रहा है? वर्णों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद देखिए आप लोग, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? शब्द दिया है हमारे सामने अन्वेषण, कौन सा संधि शब्द है? अन्वेषण। और पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है, संधि का प्रकार कौन सा है? मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपको देखा होगा आप लोगों ने। और उसी के बाद में देखिए, अन्वेषण शब्द की मैं अगर संधि की बात करूं तो अनुधन संधि विच्छेद में ऐषण, अनुधन ऐषण है। अब देखिए आप लोग, अनुधन ऐषण है, अगर उ है और उ के सामने वही है अन्य स्वर या असमान स्वर का आगमन होता है, तो उस किसमें बदल जाता है भाई? वह में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा। और ये हमारा जो नियम है वह कौन सा है? यण स्वर संधि का नियम माना जाता है। तो अनुधन ऐषण क्या बन गया? अन्वेषण। संधि पूछे तो कौन सी हो गई हमारी? यण स्वर संधि। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल कि संधि विच्छेद का उदाहरण है। सवाल है हमारा कि संधि विच्छेद का उदाहरण है। 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, उसमें संधि विच्छेद का सही उदाहरण हमें देखना है। पहला देखिए, तथैव लिखा है, तथैव लिखा है और इसमें आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। तथैव, तथा धन एव, तथा धन एव। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया भाई? गलत हो गया इसमें। दूसरा ऑप्शन देखिए हमारा, स्वच्छ की अगर बात करें, इसमें लिखा है स्व धन छच, है ना, तो ये भी गलत है। इसकी अगर हम संधि विच्छेद की बात करूं मैं, तो सुधन अच्छ क्या बन रहा है भाई? सुधन अच्छ बन रहा है। तीसरा हमारा विकल्प है महर्षि में, देखिए बहुत ही अच्छा है, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। ये हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, एकदम हमारा उत्तर सही हो रहा है। सही संधि विच्छेद का यहाँ उदाहरण में प्राप्त हो रहा है। और चौथा अभी हम लोगों ने देखा था, अनुधन ऐषण, ऐषण में छोटे ए की मात्रा आएगी, छोटा ही रहेगा, अनुधन ऐषण। ये हमें याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 3। यहां आप लोगों के लिए संधि का मैं नाम भी बता देता हूं, तथा धन एव, तथैव की जहां बात हो रही है, संधि हमारी हो रही है वृद्धि स्वर संधि। और सुधन अच्छ, यहां पर अगर आपसे पूछे तो संधि हो रही है हमारी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि का यहां प्रयोग हो रहा है। महाधन ऋषि गुण स्वर संधि और अनुधन ऐषण, अभी हमने पढ़ा था अन्वेषण का यण स्वरे संधि। ये 4 संधियों के नाम आप लोगों को मैंने बता दिया। तो संधि विच्छेद में सही उदाहरण कौन सा हुआ? महाधन ऋषि क्या बन गया भाई? महर्षि। संधि कौन सी? गुण स्वरे संधि। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण संधि के सवाल देखते हैं हम लोग, हिंदी के सवाल देखते हैं। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? सवाल है हमारा 6 नंबर सवाल है कि राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? संधि का हमें नाम यहां बताना है। सबसे पहले पूछा वृद्धि संधि, उसके बाद पूछा दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि। सबसे पहले मैं इस राजऋषि शब्द का संधि विच्छेद कर देता हूं। राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि, आपके सामने री का आगमन हो गया, आपके सामने री का आगमन हो गया और क्या बन गया भाई? अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अर बन गया। संधि पूछे आपसे तो कौन सी संधि हमारी हो रही है? राजा धन ऋषि, राजऋषि हो रहा है। और तो संधि कौन सी हमारी? गुण स्वर संधि का यहाँ प्रयोग हो रहा है। संधि कौन सी हो रही है? गुण स्वर संधि। राजा धन ऋषि, राजऋषि, संधि गुण स्वर संधि। बढ़ते हैं और देखते हैं 7वां हमारा महत्वपूर्ण सवाल, अपेक्षा में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा सा संधि शब्द दिया है अपेक्षा, और पूछा गया इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि की यहाँ बात हो रही है। अपेक्षा शब्द है, सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अपधन इच्छा, अपधन इच्छा, अपधन इच्छा की यहाँ बात हो रही है। ए है, ए के सामने ई का आगमन हो गया और क्या बन गया हमारा? ए बन गया। ए के सामने ई का आगमन होने पर ए बन गया और अपधन इच्छा क्या बन गया? अपेक्षा बन गया। और यहाँ जो नियम जो काम हो रहा है
कौन से नियम से काम हो रहा है भाई? गुण स्वर संधि से यहाँ काम हो रहा है। तो अपेक्षा में कौन सी संधि हुई? गुण स्वर संधि। संधि विच्छेद पूछे आपसे, अपतन इच्छा। और कई बार इस प्रकार संधि युक्त शब्द से आपसे प्रत्यय भी पूछ सकते हैं, नहीं प्रत्यय सॉरी उपसर्ग आपसे पूछ सकते हैं। तो उपसर्ग आपको ध्यान रखना, अप उपसर्ग का यहाँ प्रयोग हो रहा है, अपदन इच्छा संधि गुण स्वर संधि। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल हिंदी के, कि जो शब्दांश किसी शब्द के मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या उत्पन्न करते हैं भाई? परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या विशेषता उत्पन्न करते हैं, या नवीनता लाने का काम करते हैं, तो ऐसे शब्दांश को क्या कहा जाता है भाई? प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? शब्दांश क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाते हैं। और वही शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय भी कहा जाता है। तो प्रारंभ में जुड़ने वाले जो शब्दांश होंगे, जो किसी मूल शब्द में विशेषता उत्पन्न करेंगे, परिवर्तन उत्पन्न करेंगे, या नवीनता लाने का काम करेंगे, ऐसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसर्ग उन्हें कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा सा हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल, कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, या अप उपसर्ग वहां प्रयोग हुआ नहीं है? तो देखिए बहुत ही अच्छे चार हमारे विकल्प हैं। चार विकल्प की अगर बात करें, पहला हमारा अपरोक्ष, दूसरा अपादान, तीसरा अपवाद और चौथा अपमान। पहला ही ऑप्शन देखिए हमारा, इसमें अधन परोक्ष, अधन परोक्ष उपसर्ग कौन सा है? अ उपसर्ग का यहां प्रयोग हो रहा है। दूसरे विकल्प की मैं बात करूं, अपधन आदान, अपादान कौन सा हो रहा है? अप का प्रयोग हो रहा है। तीसरा है हमारा अपधनवाद, अपवाद, और चौथा है हमारा अपधन मान। तो हमारा सवाल पूछा अब उपसर्ग का कहां प्रयोग नहीं हो रहा है? प्रथम विकल्प में प्रयोग नहीं हो रहा है। कौन सा उपसर्ग है? यहां अ उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अपादान में अप उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग है, और अपमान में भी कौन सा उपसर्ग है? हमारा अप उपसर्ग है। इसीलिए प्रथम उपसर्ग हमारा, प्रथम जो विकल्प है वही इसमें से आपको चूज करना है, क्योंकि उसमें अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा उपसर्ग है? वहां अ उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल। 10वां सवाल आपके लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परा उपसर्ग की यहां बात हो रही है, उससे मिलकर शब्द नहीं बना है। कौन सा शब्द है? देखिए चार ऑप्शन है। पहला हमारा परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय। बहुत ही अच्छे से चारों विकल्प के बारे में चर्चा करते हैं। परामर्श, पराधनमर्श, यहां परा उपसर्ग है। दूसरा देखिए परधन अधीन, परधने अधीन, कौन सा उपसर्ग है भाई? यहां पर उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। पराभव, पराधन भव, और चौथा हमारा विकल्प है पराधन जय। क्या बन गया भाई? पराजय हमारे सामने शब्द बन गया। तो विकल्प कौन सा हमारा जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पराधीन हो गया, क्योंकि यहां पर कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? पर उपसर्ग का यहां प्रयोग हो रहा है। बाकी परामर्श में परा उपसर्ग, पराभव में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ, और पराजय में भी परा हमारे उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। पराजय, अभी हमने पढ़ा था कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभी हमने पढ़ा था 10वें सवाल में, पराजय शब्द में पराधने जय, पराधने जय उपसर्ग कौन सा हो गया? हमारा परा उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। देखते हैं आगे और अच्छा सा सवाल हमारा, निम्नलिखित में किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? यह भी आप लोगों ने अभी देखा था कि ऐसा उपसर्ग है जिसका प्रयोग करने पर जो जय हमारा शब्द है इसका अर्थ विपरीत है। जय का मतलब जीत हो जाएगा और इसका विपरीत मतलब हार हो जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग है जिसका हम प्रयोग करेंगे भाई? अभी का करेंगे, दुर का करेंगे, वि का करेंगे, या परा का करेंगे? भाई देखो अभिजय का अभिजय बन गया है, दुर का दुर्जय हो गया, और वि का विजय, विजय का मतलब जीत हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बचा भाई? परा, है ना। अगर मैं परा जोड़ देता हूं जय के अंतर्गत तो हमारा मूल शब्द बन गया पराजय।
और पराजय इस जय शब्द का कौन सा शब्द है? विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, और पराजय का मतलब हार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? चौथा ऑप्शन है सही है। देखिए अच्छा से सवाल 13वां आपके लिए सवाल है, किसमें नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है या उपयोग नहीं हुआ है? नी उपसर्ग नहीं है। चार हमारे सामने विकल्प है जिनमें हमें छांटना है कि नी उपसर्ग का यहां प्रयोग नहीं हुआ है। निष्ठा, निकाय, निकर या निरामय। बहुत ही अच्छे से शब्द हैं, चार शब्द। पहला शब्द है हमारा निष्ठा, निधन ठा, नी भी हो सकता है या नी का भी प्रयोग किया जाता है, निष्ठा। दूसरा अगर मैं बात करूं निधन काय, तीसरे की अगर मैं बात करूं निधन कर, और चौथा हमारा जो ऑप्शन है उसमें ध्यान रखिए आप, निर्धन आधन मय। उपसर्ग कौन सा है? निरामय में निर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, और हमारा सवाल पूछा गया है कि नी उपसर्ग का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो निकाय में नी उपसर्ग है, निष्ठा में नी उपसर्ग है, निकर शब्द में नी उपसर्ग है, निरामय शब्द में कौन सा उपसर्ग है भाई? निर उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। तो यही ऑप्शन हमारा छांटना है, निर्धन आधन मय निरामय। निरामय का मतलब होता है साफ या स्वच्छ, जिसे हम बोल सकते हैं, निर्मल हम जिसे बोले सकते हैं। पढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। स्वाभिमान बहुत ही अच्छा सा शब्द है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान शब्द में क्या पूछा गया है? उपसर्ग पूछा गया है कि स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। तो स्वाभिमान में चार ऑप्शन है, चार विकल्प देके, स्व या स्वा, सु या स, है ना। तो सबसे पहले तो हम उपसर्ग इसका अलग करेंगे, स्वधन अभिमान। स्वधन अभिमान उपसर्ग कौन सा हो गया भाई? हमारा स्व उपसर्ग का प्रयोग हो गया। वैसे तो अभी भी उपसर्ग है इसमें, तो दो आपसे कभी ऐसे भी पूछा सकता है कि स्वाभिमान में कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दो है। एक तो हमारा स्व हो गया और दूसरा कौन सा हो गया भाई? अभी हो गया था ना। लेकिन यहां जो हमसे सवाल पूछा गया है कि स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग यहां प्रयोग हुआ है? स्व उपसर्ग का यहां पर प्रयोग हुआ है। याद रखिए आप लोग। देखिए और महत्वपूर्ण सवाल 15 नंबर सवाल देखिए कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि ऐसे शब्दांश है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, ऐसे शब्दांश, जो किसी कैसे आप बोल सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के या जो किसी मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे? उपसर्ग कहते थे। और यहां बात हो रही है कि अंत में, किसी मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा भाई? प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे भाई? प्रत्यय कहा जाता है। प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और अंत में जो जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। याद रखिए आप लोग। तो शब्द जो धातु के अंत में या किसी क्रिया शब्दों के अंत में या किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल हमारा कि कृत्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल यह पूछा गया है। अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्यय की बात की थी हम लोगों ने कि प्रत्यय जो किसी भी मूल शब्द के कहां जुड़ते हैं भाई? अंत में जोड़े जाते हैं। और मुख्य रूप से प्रत्यय के दो प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? दो प्रकार। आप लोगों को याद रखना है, कभी पूछ लिया आपसे कि प्रत्यय के कितने प्रकार है? दो प्रकार माने जाते हैं। पहला हमारा जो प्रत्यय माना जाता है वो माना जाता है कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय माना जाता है। दूसरा जो हमारा प्रत्यय माना जाता है जिसे तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं, तद्धित प्रत्यय के नाम से कृत प्रत्यय। और दूसरा हमारा कौन सा हो गया भाई? तद्धित प्रत्यय के नाम से जिन्हें जाना जाएगा। और कृत प्रत्यय की अगर मैं बात करूं, ये किसी भी क्रिया का जो मूल होता है, क्रिया का जो मूल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। या तो क्रिया के साथ में या धातु के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। और क्रिया या धातु को छोड़ देकर बाकी जो संज्ञा शब्द है हमारा, सर्वनाम शब्द है हमारे, या विशेषण शब्द है हमारे, इनके साथ में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेंगे उन्हें कृदंत शब्द कहा जाता है। और
तद्धित प्रत्यय के योग से, क्या कहते हैं इनको, कृदंत शब्द कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितांत शब्द कहा जाता है। तो मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के, कृत्य प्रत्यय और दूसरा कौन सा हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। कृत्य प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ में प्रयोग किए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा है कि ये कृत्य जो प्रत्यय हैं इनके वापस कितने प्रकार पूछे गए। तो मुख्य रूप से कृत्य प्रत्यय की जब बात होती है इनके 5 प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं भाई, 5 प्रकार माने जाते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो आप देख सकते हैं भाई 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं जो हमारे मुख्य रूप से माने जाते हैं। देखिए आप लोग 5 प्रकार, कितने भेद हैं इनके, 5 भेद इनके माने जाते हैं। मुख्य रूप से अगर भेदों की बात की जाए तो कितने माने जाएंगे, इनके 5 भेद माने जाते हैं। 5 प्रकार इनके माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं, 5 इनके प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला अगर मैं आपसे प्रकार पूछूं, इसका पूछे आपसे तो ध्यान रखना कर्तृवाचक, कौन सा हो गया हमारा कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा हमारा भाववाचक कृत्य प्रत्यय। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो करणवाचक कृत्य प्रत्यय। चौथे अगर कृत्य प्रत्यय की मैं बात करूं कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। और पांचवा हमारा जो हो जाएगा कृत्य प्रत्यय का प्रकार क्रियावाचक कृत्य प्रत्यय। तो हमारा सवाल यही था, हमसे प्रत्यय पूछा गया कि कृत्य जो प्रत्यय है उसके कितने प्रकार माने जाते हैं। तो कृत्य प्रत्यय के कितने प्रकार हो गए भाई, 5 प्रकार हो गए। पूछिए आपसे कौन कौन से 5 प्रकार हैं, तो याद रखना है हमारा कर्तृवाचक, उसके बाद में हम बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा भाववाचक हो जाता है। उसके बाद में बात करें हम लोग कर्णवाचक हो जाता है। उसके बाद में कर्मवाचक हो जाता है और क्रियावाचक हमारे इसके प्रकार माने जाते हैं। कर्तृवाचक जिसे कर्तावाचक भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे प्रकार इसके माने जाते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल कि जो कृत्य प्रत्यय है, ये अभी हमने पढ़ा था कि कृत्य प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार कृत्य प्रत्यय के माने जाते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल है कि किस कर्म में भाववाचक कृत्य प्रत्यय है। यहाँ हमारे 4 विकल्प है, किस विकल्प की बात कर सकते हैं हम लोग, किस विकल्प में भाववाचक कृत्य प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है। सबसे पहला लिखाई, उसके बाद में लुटेरा, उसके बाद में पियक्कड़ और उसके बाद में क्या बनता है भाई, चालाक बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लिखाई, उसके बाद में पियक्कड़, लुटेरा और चालाक, 4 ऑप्शन है हमारा कृत्य प्रत्यय की। अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रत्यय जिनसे कर्ता का बोध होता है, कर्तावाचक जो शब्दों का निर्माण होता है। तो देखो पियक्कड़, पीना उसमें अक्कड़ है, हमारा प्रत्यय का प्रत्यय तो पियक्कड़ है, ये भी कर्तावाचक का उदाहरण है। चालाक है ना, चाल धन अक्क से चालाक बना, ये भी हमारा कर्तृवाचक का उदाहरण माना जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं लुटेरा, लूट धन एरा लुटेरा, ये भी हमारा कर्तृवाचक का। तो तीनों ऑप्शन हमारे कर्तृवाचक जो कृत्य प्रत्यय है उसके ये उदाहरण माने जाएंगे। कर्तृवाचक जो कृत्य प्रत्यय उसका ये उदाहरण माना जाएगा। लिखाई जो शब्द है इसमें भाववाचक कृत्य प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ भाई, भाववाचक। लिख या लेख धन आई से क्या बन गया भाई, लिखाई, लिखना से होता है, लिख धन आई से लिखाई, किसका उदाहरण है, भाववाचक कृत्य प्रत्यय का ये उदाहरण माना जाता है। तो बाकी जो पियक्कड़ कर्तृवाचक, चालाक कर्तृवाचक कृत्य प्रत्यय और लुटेरा भी हमारा कौन सा हो गया भाई, है ना, भाववाचक के अलावा कृत्य प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा सा सवाल है कि तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्यय मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था। और अब यहां देख रहे हैं हम लोग कि जो तद्धित प्रत्यय वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5, 3, 4 या 6 प्रकार के ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि तद्धित प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनका। वही हमारा सबसे पहला देखो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक क्या बन गया, तद्धित प्रत्यय बन रहा है ना। दूसरा हमारा आ जाता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय,
गुणवाचक तद्धित प्रत्यय बन रहा है। तीसरा बनेगा हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा कौन सा है भाई? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा हमारा जो तद्धित प्रत्यय बढ़ेगा वह बढ़ेगा अपत्यवाचक। अपत्यवाचक, अपत्यवाचक को संबंधवाचक भी कहा जाता है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय भी इन्हें कहा जाता है, चौथा की बात करूं। और उसके बाद में पांचवे की अगर मैं बात करता हूं तो ऊनतावाचक, ऊनतावाचक को लघुतावाचक भी कहा जाता है भाई, ऊनतावाचक को लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय भी कहा जाता है। और छठा अगर हमारा होगा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय की बात हो रही, प्रत्यय मूल रूप से दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। हम लोगों ने पढ़ा था जो कृत प्रत्यय उसके 5 प्रकार थे। यहां हमसे पूछा गया है कि जो तद्धित प्रत्यय उसके कितने प्रकार माने जाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के मूल रूप से 6 प्रकार माने जाते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक जिसे संबंधवाचक भी कहा जाता है, और ऊनतावाचक जिसे लघुतावाचक भी कहा जाता है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये 6 मुख्य रूप से हमारे तद्धित प्रत्यय के प्रकार माने जाते हैं। केवल आपसे पूछे कि भाई प्रत्यय के कितने प्रकार है, तब आपको याद रखना कि प्रत्यय के मूल रूप से 2 प्रकार है। और पहला हमारा कृतवाचक हो गया, दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। कृतवाचक के कितने प्रकार होते हैं? अभी हमने पढ़ा था 5 प्रकार होते हैं। और तद्धित प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रकार हो गए? हमारे 6 प्रकार मूल रूप से बन गए। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर, कौन से शब्दों की बात हो रही है बेटा? यहां पर संज्ञा शब्दों की बात हो रही है ना, कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को क्या कर देते भाई? बदल देते, क्या कहलाएंगे? है ना, संज्ञा शब्दों की बात हो रही है। कृत प्रत्यय जो लगते हैं धातुओं के साथ में, किसके साथ लगते हैं भाई? धातु के साथ। ये हमने पढ़ा था किसके साथ में इनका प्रयोग किया जाता है? धातु के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। धातु या जिसे हम बोल सकते हैं भाई क्रिया के साथ में जिनका प्रयोग किया जाता है वो तो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं। और धातु या क्रिया को छोड़कर इसके साथ में संज्ञा हो गया हमारा, सर्वनाम हो गया हमारे, या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ में जो प्रत्यय प्रयोग आते हैं ना, उनको हम कहेंगे है तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय कहेंगे भाई? तद्धित प्रत्यय के नाम से जाने जाएंगे। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ लगकर उनके शब्दों को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय के नाम से उन्हें जानेंगे। कौन से प्रत्यय हो गए हमारे? तद्धित प्रत्यय। और धातु और क्रिया के साथ लगते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं भाई? कृत प्रत्यय। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल। किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय के हैं? स्त्रीबोधक अभी हमने बात की थी, तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार जिनमें हमने पढ़ा था स्त्रीबोधक। कौन सा पढ़ा था भाई? स्त्रीबोधक पढ़ा था हमने। और यहां हमसे पूछ लिया कि स्त्रीबोधक प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, विकल्प हैं, वो हमें छांटने हैं। तो देखिए, प्रिया हमारा स्त्रीबोधक है। स्त्रीबोधक ऐसे शब्द जो स्त्रीवाचक शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीबोधक शब्द कहा जाता है। और देखिए यहां पर मूल शब्द प्रिय, और प्रिय में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या बन गया भाई? प्रिया। यह भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है, लेकिन वारी में किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं है। वारी जो पर्याय है वो पानी का पर्याय माना जाता है। हथौड़ी, हथौड़ा से बड़ा हथौड़ी, है ना, ये ऊनतावाचक भी माना जा सकता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 2 की, देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। बहुत ही अच्छे से देखिए, देवरानी, देवर्धन आनी, क्या बन गया भाई? देवरानी। स्त्रीबोधक का परिचय दिया जा रहा है यहां पर। उसके बाद में देखिए आप लोग, लेखक धन इका, क्या बन गया भाई? लेखिका। यह भी स्त्रीवाचक स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय का यहां प्रयोग हो रहा है। तीसरा हमारा इंद्रधन आनी, क्या बन गया भाई? इंद्राणी। यह भी हमारा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा। तो सभी विकल्प की यह बात हो रही थी जो हमें स्त्री बोधक तद्धित प्रत्ययों के योग का बोध कराते हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया?
दूसरा सही हो गया। पहले में प्रिया शब्द भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है। उसके बाद में बात करें ऑप्शन नंबर 3 के, देखो ननद है, मूल शब्द है शेरनी, शेर धन नी, है ना, क्या बन रहा है भाई, शेर धन नी, यह भी स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। जलज पर्याय हो गया हमारा कमल का हो गया, जलज किसका पर्याय है भाई, कमल का। उसके बाद में देखिए शेटानी, शेट धन आनी, यह भी स्त्री बोधक है, शेट धन आनी, क्या बन गया भाई, शेटानी, स्त्रीवाचक हो गया। मोरनी, यह भी स्त्रीवाचक हो गया हमारा, मोरधनी, क्या बन गया भाई, मोरनी, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। खटोला, ये हमारा ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय। खाट धन ओला, क्या बन गया, खटोला, खटोला ना, ये ऊंतावाचक है तद्धित प्रत्यय है। लघुतावाचक जिसे कहते हैं, खाट से छोटा रूप होता है खटोला, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। सवाल हमसे पूछा गया था कि किस विकल्प में सभी जो प्रत्यय हैं वो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के योग से बने हैं या उसके उदाहरण हैं, तो देवरानी, लेखिका और इंद्राणी। आपसे पूछ सकते हैं भाई देवरानी में प्रत्यय कौन सा है हमारा, तो देवरानी में आनी, लेखिका में इका और इंद्राणी में कौन सा हो गया भाई, आनी हो गया। प्रियधन आ से बन गया प्रिया, सेठ धन आनी से बन गया सेठानी, मोरधन नी से बन गया मोरनी, खाट धन ओला से बन गया खटोला। लेकिन खटोला किसका उदाहरण है, ऊंता या लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा इसमें। बाकी शेरधनी, शेरनी, ये भी हमारा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण माना जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी का सवाल कि समास के कितने भेद होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, समास के कितने भेद माने जाते हैं, समास के कितने भेद माने जाते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें हम समास की, तो समास के भाई 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद समास के माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। समास जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना या संक्षेप, जिनका अर्थ माना जाता है, ठीक है ना, संक्षेप जिसे हम कह सकते हैं। समास 2 या 2 से अधिक जो हमारे शब्द होते हैं जिनके बीच में परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उनका लोप कर कर उनको संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। यहां भेद के बारे में पूछा गया है, तो समास के कितने भेद है भाई, 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला अगर आपसे पूछे तो अवयवी भाव समास, कौन सा समास हो गया हमारा, अवयवी भाव समास हो गया। दूसरा अगर हमसे समास पूछा जाता है तो हम बोल सकते हैं तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष है समास। तीसरा अगर हमसे समास के बारे में पूछा जाता है तो तीसरा हो जाता है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है तीसरा हमारा समास का उदाहरण माना जाएगा। चौथा हमारा समास हो जाएगा द्विगु समास, कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। पांचवा अगर हमारा समास आपसे पूछा जाता है तो द्वंद्व समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास हो गया। और छठा अगर हमसे समास पूछा जाए तो छठा हमारा समास है हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। मुख्य रूप से ये 6 प्रकार समास के माने जाते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। जैसे विद्या के लिए आलिए, विद्यालय है ना, उदाहरण से अगर बात करें हम लोग, जैसे क्या हो जाता है भाई, विद्या के लिए आलिए की अगर बात करूं ना, विद्या के लिए आलिए हुए तो क्या बन गया, इसका समास हो जाएगा विद्यालय। क्या बन गया, इसमें समास बन गया विद्यालय। तो समास के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, 6 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला कौन सा, अव्ययीभाव समास, उसके बाद में तत्पुरुष समास, उसके बाद में कर्मधारय समास, उसके बाद में देखिए आप लोग द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 प्रकार समास के माने जाते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल। हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या 2 से अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, वो क्या कहलाता है। ये बहुत ही अच्छी सी परिभाषा पूछी गई है ना, कि 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे और आपस में संबंध बताने वाले शब्द या कुछ जो प्रत्यय उनमें जुड़े होंगे, उनका जब लोप किया जाता है और 2 या 2 से अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण बनता है, तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार के परसर्ग है, विभक्तियां हैं, उनका लोप हो जाता है और एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, समास उसे लिए कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, समास उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, समास उसे कहते हैं। जैसे हम बताते हैं राजपुत्र की बात करूं, जैसे राजा का
पुत्र। तो राजा के पुत्र में राजा और पुत्र दो से अधिक शब्द हैं, इनके बीच में का विभक्ति या परसर्ग है, इसका लोप करके मैं क्या बना दूंगा, राजपुत्र कर दूंगा। मैं इसे क्या कर दूंगा, राजपुत्र। तो एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार क्या बन रहा है, ये समास शब्द का यहाँ निर्माण हो रहा है, उसे हम समास से कहते हैं। देखते हैं, अच्छा सा हमारा उदाहरण है, सवाल है कि जिस सामासिक पद में, और जब समास जो शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। सामासिक शब्द में और मुख्य रूप से यहाँ दो पद होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, राजा पुत्र, राजपुत्र, है ना, दो पद, जिसे पहले को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद भी कहा जाता है। पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, उत्तर पद भी जिसे कहा जाता है। याद रखिए आप लोग, परिभाषा देखिए कि जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद, पूरा का पूरा पद है, वह मिलकर क्या बन जाता है, अव्यय का बन जाता है, उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो निश्चित रूप से मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि समास के 6 प्रकार, जिसमें पहला ही प्रकार कौन सा था हमारा, अवयवी भाव। कौन सा था रे भाई, अवयवी भाव समास था, जिसमें प्रथम पद तो प्रधान होता है, ये ध्यान रखना आपको। प्रथम पद तो क्या होता है भाई, इसमें प्रधान होता है, और प्रथम पद क्या होता है, इसमें ज्यादातर अव्यय होता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवयवी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, ऐसे समास जिसमें प्रथम पद अव्यय हो और प्रथम पद प्रधान हो, वह समास कौन सा होगा हमारा, अवयवी भाव समास के नाम से उसे जाना जाएगा। देखिए, अच्छा सा महत्वपूर्ण सवाल कि किस समास में, अभी हमने किस समास में प्रथम पद प्रधान होता, अभी हमने पढ़ा था कि किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अभी हमने पढ़ा था पहला कौन सा हमारा समास, अवयवी भाव समास, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी हमने देखा था कि प्रथम पद क्या हो, अवयव हो, और संपूर्ण पद क्या बन जाए, उसमें अवयव बन जाता है। प्रथम पद जिसका प्रधान हो, समास कौन सा, अवयवी भाव समास। समास कौन सा, अवयवी भाव समास होता है। प्रथम पद प्रधान, अवयवी भाव समास माना जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो सीएटी जो 12th स्तर है, 12th जो आपका लेवल है, उसके लिए जो हिंदी के जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है, वो आपको पसंद आए। और भी हम आगे महत्वपूर्ण सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक लोग बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।